आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आकाश दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर आकाश दर्शन। आकाश दर्शन आप सभी को इस वीडियो में पुनः एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आकाश में और क्या क्या है, हमने स्क्रीन पर पहले ही डायग्राम को देखा और कुछ समझने का प्रयास किया। तो आइए जानते हैं कि हमारे जो आकाश में हम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या चीजें हमको नजर आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखते हैं जब बादल ना हो, तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते होंगे, है ना। कुछ अधिक चमकीला तो कुछ धुंधले दिखाई देते होंगे, और कुछ बड़े भी और कुछ छोटे भी दिखाई देते होंगे। मजेदार बात यह है कि छोटे से दिखने वाले जो ये हमारी पृथ्वी है ना, ये जो इतने छोटे दिखने वाले जो तारे हैं वो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। ये रोचक करने वाली बात है। लेकिन हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से देखते हैं तो ये जो टिमटिमाते हुए तारे जो है हमको बहुत छोटा नजर आता है, और कई तो इतने बड़े हैं कि सूर्य से भी कई गुना बड़े हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने छोटे हमको दिखाई क्यों देता है। तो आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब क्रियाकलाप में करना क्या है, आपको एक दो समान फुटबॉल लेना है, फुटबॉल को मैदान में ले जाना है और 50 से 80 मीटर की दूरी पर एक को रखना है और दूसरे को लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक ही साइड में रखना है, और एक तरफ इस प्रकार उसको देखना है दोनों को कि एक सरल रेखा में दोनों हो। अब दोनों बाल के आकार को ध्यान से देखना है। देखने के बाद दोनों बाल के जो आकार में जो नजर आता है आपको उससे तुलना करना है। तो बात यह होती है कि कोई वस्तु हमें हमसे जितनी दूरी स्थित होती है उसका आकार हमें उतने ही छोटा दिखाई देता है, और कोई वस्तु हमसे जितनी नजदीक होती है स्थित होती है उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तारों जैसा कुछ अन्य पिंड भी हमको कभी कभी दिखाई देता है जो टिमटिमाते नहीं है, ना टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की तरह एक सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बात यह है, एक तो हमने इसका जो ग्रह का परिभाषा है, तारों जैसे टिमटिमाते नहीं है लेकिन पिंड के रूप में हमको दिखाई देता है, ग्रह है। हम एक इसका अच्छा और सुटेबल जो है ग्रह का परिभाषा दे सकते हैं कि ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसमें हमारी पृथ्वी भी है। हम जो ग्रह में रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, ठीक है। आगे चलें तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की जो एक चमकीले रेखा दिखाई देती है, और वास्तव में ये जलते हुए उनका पिंड है। इस तरह हमारी पृथ्वी में अन्य ग्रह और भी बहुत सारे ग्रह है ना, सूर्य है, चंद्रमा है, उनका पिंड है, आदि मिलकर सारे आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं आगे की ओर। तारे एवं तारामंडल, ठीक है। तो आकाश में जो दिखाई देने वाले पिंड होते हैं जो चमकीले और सबसे आकर्षक दिखाई देते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड को, है ना, तारे सबसे आकर्षित पिंड है। और ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं ये तारे कहलाते हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है ना, क्योंकि वो भी अपना स्वयं के प्रकाश से
प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसमें उत्सर्जित करता है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य जो तारे हैं नहीं दिखाई देता, परंतु रात्रि के समय हमको दिखाई देते हैं। अब तारामंडल की बात है तो मैं तारामंडल का भी परिभाषा आपके स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी इसमें बात से आपको बताना चाहता हूँ, है ना, तो मेरी बात को सुनना और ध्यान से। तारों का जो ऐसा समूह है जो आकार और आकृति में सुंदर प्रतीत होते हैं, ये तारामंडल कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर है कि उनके प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग सकता है। तारों की दुनिया को प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। आइए प्रकाश वर्ष क्या है इसका हम थोड़ा जाने। तो प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तक चलती है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश एक वर्ष में ठीक है, प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः हम इसको प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है और इसका जो मान होता है 365 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 3 लाख, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर दिया है तो 3 लाख, इतने से हमको ये 365 दिन 24 घंटा है ना, ये 60 मिनट 60 सेकेंड, तो इस प्रकार से हम गुणा करके आ सकते हैं। और इसका पूरा गुणा करें तो ये आपका है 94608, उसके बाद जो है 5th 0 ऐसा है, या इसको लिख सकते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये आपका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न में कभी कभी पूछा भी जाता है ना, प्रश्न भी बनता है इनका, तो ये ध्यान में आप रखिए। अगला इसमें देखें आप स्क्रीन पर, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है ना, ये बहुत कभी कभी जीके में भी आता है, आपके कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए स्क्रीन पर पृथ्वी से सूर्य की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 8.3 मिनट समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। ठीक है, अब सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है वो अल्फा सेंटारी के नाम से जाना जाता है ना, आप सुने भी होंगे कई नाम जो है अल्फा सेंटारी, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब सबसे जो चमकीला तारा है साइरस है, जो पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सेकंड पोजीशन पर है। और हमारी जो आकाश में कई अनगिनत तारे हैं, हमको ध्यान से देखने पर तारों का एक धुंधली पट्टी भी दिखाई देता है दक्षिण से दक्षिण की ओर, तो ये आकाशगंगा कहलाते हैं। ब्रह्मांड में तारों की जो ऐसे समूह हैं, कई समूह पाए जाते हैं और इन तारों के समूहों को आकाशगंगा कहा जाता है। कोई भी तारों के जो समूह है वो आकाशगंगा कहलाते हैं। हमारी जो आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है और ये आकाशगंगा जो है हमारा सौर परिवार स्थित है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये आपके भविष्य में आने योग्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो टाइम के लिए इसमें दिया है 8.3 मिनट, है ना। उसके बाद आप हमारा जो सूर्य के बाद जो है सबसे निकट का जो तारा है अल्फा सेंटारी, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और सबसे जो चमकीला तारा का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाया दे रहा होगा साइरस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ध्रुव तारा की स्थिति, यह आपके कक्षा 8वीं का में आने या पूछे योग्य जाने वाले प्रश्न में से एक है और हमेशा ये पूछा जाता है कि ध्रुव तारा हमें स्थित प्रतीत क्यों होता है। तो हम ध्रुव तारे की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं इसका
कि पृथ्वी अपने अक्ष, पृथ्वी का जो अक्ष है अपने अक्ष पर के चारों ओर पश्चिम से सूर्य की पूर्व की ओर घूम रही है। पश्चिम जहां से सूर्य डूबता है से उगता है उस ओर घूम रही है। तो जबकि जो तारे हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, है ना। जब हम देखते हैं भाई, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो तारे हमें कैसे दिखाई देंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देंगे। जैसे आप कभी बस में ट्रेन में सफर करते रहते हैं तो बाहर जब देखते हैं उनकी खिड़की से तो पेड़ पौधे क्या होता है, हमारे विपरीत गति करते हुए नजर आते हैं, वैसे से, ठीक है ना। किंतु उत्तर दिशा में जो एक तारा होता है, ठीक है, तारा होता है उत्तर दिशा में, इसी एक तारा है, हमें स्थिर प्रतीत होता है। इसमें हमें ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। और ये स्थिर क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष है उस पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारा की जो स्थिति है पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती, इसलिए वह स्थिर प्रतीत होता है। ये प्रश्न आपका आंसर के रूप में इसको लिख सकते हैं। लंबे समय तक इसको दिशा ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब बात समझ में आ गया होगा कि स्थिर हमको ध्रुव तारा क्यों होता है ना, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है उस पर स्थित होने के कारण। अब डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे ये इसका घूर्णन अक्ष है, ये पृथ्वी इस प्रकार से ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना, ये इधर से ऐसा घूम रहा है, तो ये घूम रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर ध्रुव तारा स्थित है, तो ध्रुव तारा स्थित है तो ये भी इधर घूम रहा है। मान लो इधर होता तो इधर आ जाता, ये इधर वाले दिखता, लेकिन ये अक्ष में होने के कारण बिल्कुल स्थिर प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखें तो ध्रुव तारा जो है बृहद सप्तऋषि तारा के सीध में दिखाई देता है, ठीक। और आगे इसका बढ़ते हैं, कुछ अन्य तारों के बारे में हम जान लेते हैं। तो अन्य तारों के रूप में देखें तो कुछ तारों का ऐसा भी समूह है जो विशेष आकृति का हमको भास कराते हैं। जैसे इसमें आपका डायग्राम में दिया है मृग तारामंडल, है ना, और जो तारों के कुछ ऐसे समूह है, जैसे मैंने पूरा बताया था, आकार आकृति दिखाई देते हैं सुंदर, हाँ, वो तारामंडल कहलाते हैं। इसमें आपका परिभाषा भी दिया गया है, तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास कराते हैं। तारों के ऐसे समूह को तारामंडल कहा जाता है। किसी तारामंडल के सभी जो तारे हैं वो सदैव साथ रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मृग तारामंडल, तो ये मृग तारामंडल का जितने भी तारों का जो समूह है ये साथ रहते हैं, ठीक है। अतः तारामंडल की जो आकृति है सदैव समान होती है। हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम भी दिया था, जैसे बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, लघु सप्तऋषि उर्सा माइनर जिसको कहते हैं, है ना, और मृग या ओरायन जो तारामंडल, ये इसके कुछ उदाहरण है। आसानी से कुछ पहचाने जाने वाले जो तारामंडल में सप्तऋषि जो बृहद सप्तऋषि तारा है वो आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे हमने पूर्व की स्क्रीन में अभी देखा था, ठीक है ना। तो उसमें इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। आप आसानी से जो सप्तऋषि, इसे बिग डीपर भी कहते हैं, जो सप्तऋषि तारामंडल यहाँ पर आपका स्क्रीन पे पहले पूर्व में आपको दिखाया गया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तारामंडल। आगे चलते हैं तो तारामंडल जो बहुत सारे तारे हैं तारामंडल में, जिनमें से सर्वाधिक जो चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। इनसे जो 3 करछुल हैंडल में है और 4 कटोरे में करछुल से स्पर्शित तारे संकेत तारे कहलाते हैं। इनको मिलने वाली जो रेखा ध्रुव तारा की ओर संकेत करती है। लघु सप्तऋषि तारा में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिर पर स्थित होती है। मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडल की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल का जो आकृति है वो शिकारी की तरह दिखाई देता है और इसे कालपुरुष के नाम से जाना जाता है। रात्रि में हम जब तारामंडल का पहचान करने का प्रयास करते हैं तो आप जरूर ध्रुव तारे की स्थिति को जान जाएंगे।
यह आपको पता चल सकता है। आगे इसमें देखें, अब ग्रहों की जो श्रेणी में केवल 8 है ना, ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 है, ठीक है। तो क्यों 8 है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करते, परंतु उनसे पड़ने वाली जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने के बाद परावर्तित जो करते हैं वो तब हमको क्या है, चमकदार दिखाई देते हैं। इनमें से हम ग्रहों की बात करें तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है एवं शनि है। इनकी खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि सामान्यतः ये आंखों से देखा जा सकते थे। अब कुछ ऐसे भी तारे हैं जिनको देखने के लिए हमको दूरबीन की आवश्यकता पड़ी, वो है अरुण, वरुण और यम। ये दूरबीन के आविष्कार के बाद खोजी गई ग्रह हैं। इस प्रकार पहले जो है सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते थे कि 9 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जो परिक्रमा करते हैं वही ग्रह कहलाते हैं। अब प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष जो पश्चात विवादों के घेरे पे होने के कारण इसको इसके बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रहों की कुल संख्या जो है 8 है ना। बात समझ में आ गया होगा कि निश्चित पथ होने के कारण ये 8, ठीक है। आगे इसमें देखें तो ये हमारा पूरा सौर परिवार है, सौरमंडल है। तो आप क्रम से देख सकते हैं, पहले बृहस्पति, शनि, वरुण, ये इस प्रकार से आपका ग्रहों की स्थिति है सूर्य से। ये सूर्य है और इनके चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, लेकिन जो प्लूटो या यम है वो इस प्रकार से निश्चित उनका पथ नहीं था। आगे देखते हैं, कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह भी हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों का एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है ये मानव निर्मित नहीं है, स्वयं बने हुए हैं। और उपग्रह का परिभाषा जो है ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी दूसरे ग्रह का परिक्रमा करता है, ये उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह, दो प्रकार के उपग्रह होते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है जैसे पृथ्वी का जो चंद्रमा है, पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, ये उसका प्राकृतिक उपग्रह। दूसरा देखें कृत्रिम उपग्रह। आप जानते होंगे आज टीवी, टेलीविजन वगैरह जो चलता है तो किसके माध्यम से चलता है, जो उपग्रह के माध्यम से। तो इनको कौन बनाया, ये मानव निर्मित होते हैं, और इस कारण से इसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, मानव निर्मित ग्रहों। ये भी ग्रहों का ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन मानव निर्मित होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।